प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का बेटा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, ईएमआरएस, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और टीचिंग नॉन टीचिंग सारी ही वैकेंसी अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही ईएमआरएस ने अनाउंस कर दी है। राजस्थान लैब असिस्टेंट अपनी डेट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। शायद आपका 2026 फेब में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। अभी आने वाले टाइम में केवीएस एनवीएस भी आने वाला है बेटा। तो इतने सारे एग्ज़ाम बल्क में एक साथ, यानी कि अपने पास एक बड़ा ही बेहतरीन मौका है इस आने वाले 7-8-10 महीनों में लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट या जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनमें अपनी सीट पक्का करने का। इससे बेहतरीन मौका शायद बेटा आप सबके लिए दोबारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसा कि बता चुका हूँ, राजस्थान लैब असिस्टेंट अनाउंस कर चुका है, ईएमआरएस ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, एनवीएस केवीएस आने वाली है। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी ओकेजन पे हमने साइंस विजन परिवार ने डिसाइड किया है कि आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। खासकर उस साइंस वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए जिससे बच्चा आसानी से समझ सके और आसानी से स्कोर कर सके। क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, हो सकता है कंटेंट यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन हमें वो कंटेंट चाहिए जो इजीली अपन ग्रैब कर सके, डाइजेस्ट कर सके। और खासकर मैं फिजिक्स की बात कर देता हूँ बेटा, क्योंकि हम पहले फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे और बायो भी स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स की खासकर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फिजिक्स अकेला थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ना। इसकी पहले थ्योरी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फिर आपको इसके न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। एंड न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आता है तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है। अगर कोई बच्चा इस सब्जेक्ट को अच्छे से डील कर जाता है, अपना स्कोर अच्छा इस सब्जेक्ट में दिखा जाता है, तो आप सबको पता है बेटा, आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हो, ये आपको पता है। तो आज अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन फिजिक्स की पहली क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बेटा, जिसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, मोशन इन वन डायमेंशन, सरल रेखीय गति के साथ। बाइलिंगुअल चलेंगी सारी वीडियोस। देखिए, कंटेंट अच्छा लगता है, मैं कोशिश करूंगा बहुत सरल से सरल भाषा में और बहुत ही एक मैनर्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट फिजिक्स का आप तक दे सकूं। छोटा भी हो और अच्छा भी हो, प्रोडक्टिव भी हो, कम पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ले आ पाओ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। खासकर जितने भी लैब असिस्टेंट की परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री का कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत जल्दी ही केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, और फिर अगर आप इसकी इच्छा होगी यूट्यूब पे आपका रेस्पॉन्स देखेंगे, पेपर 1 का भी स्टार्ट करवा देंगे, राजस्थान जी के वगैरह और जो भी हैं वो सब अपन स्टार्ट करवा देंगे। तो आज शुरू करते हैं अपन फिजिक्स का पहला लेक्चर, और उसका हमारा टॉपिक रहेगा आज बेटा, क्या रहेगा सर आज का टॉपिक? आज का अपना टॉपिक रहेगा सर मोशन इन वन डायमेंशन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, या ऐसा कह सकते हैं ना, इसको हम हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं बेटा जी? सरल रेखीय, सरल रेखीय गति, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये अपन पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, मोशन इन वन डायमेंशन या सरल रेखीय गति। ओके सर, करें स्टार्ट बेटा। आराम से अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा स्पेशल कंटेंट है कि आप चाहो तो इस कंटेंट से सीबीएसई भी खेल सकते हो, आप चाहो तो इस कंटेंट से नर्सिंग भी खेल सकते हो, आप चाहो तो इस कंटेंट से नेवी, एयरफोर्स, एनडीए भी खेल सकते हो। मतलब कि ये कंटेंट आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनने वाला है जो आपकी नोट्स लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। तो कॉपी पेन खोल के बैठ जाओ और ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो अपन बात करेंगे, हमें जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए किसका? निर्देशांक। मुझे, चलो इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट लेके जाऊंगा, ठीक है ना? हिंदी में आप ऐसा बोल सकते हैं इसको, निर्देशांक बिंदु। क्योंकि मोशन पढ़ने के लिए
यानी कि गति पढ़ने के लिए, किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्ट की गति पढ़ने के लिए, किसी वस्तु की गति पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्ट का मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, जैसे मैं फिलहाल अपनी बात कर लेता हूँ, अपन पढ़ रहे हैं बैठ के, मैं आपसे पूछूं कि मैं कहाँ हूँ, व्हाट इज माई पोजिशन, मेरी स्थिति क्या है, कहाँ है, व्हाट इज माई पोजिशन। तो आप एक बार तो सोचोगे, फिर बोलोगे सर आपकी पोजीशन तो ठीक है, लेकिन कहाँ से बताएं आपकी पोजीशन। क्योंकि आप, हो सकता है इस क्लासरूम के 4 कोने हैं, एक कोने से आपकी दूरी अलग हो सर, दूसरे कोने से आपकी दूरी अलग हो सर, तीसरे कोने से आपकी दूरी अलग हो सर, चौथे कोने से आपकी दूरी अलग हो सर। तो अलग अलग जगह से आपकी जो दूरी है वो अलग अलग है, यानी कि आपकी पोजीशन अलग अलग है सर, आपकी स्थिति अलग अलग है। तो पहले ये तो बताओ कि कहाँ से बताएं आपकी पोजीशन। और जब तक मेरी पोजीशन ही नहीं पता होगा आपको, जब तक मेरी स्थिति का ज्ञान नहीं होगा आपको, तो आप कैसे मेरी गति को बता पाओगे कि मैं गतिशील हूं या मैं मोशन में हूं या मैं रेस्ट में हूं, है ना, या मैं चल रहा हूं या मैं नहीं चल रहा। उसके लिए पहले आपको मेरी पोजीशन बतानी पड़ेगी, मेरी स्थिति बतानी पड़ेगी। डू यू ऑल एग्री। और स्थिति और पोजीशन बताने के लिए आपका पहला सवाल होगा सर कहां से, कहां से बताऊं। वो कहां मतलब कि किसके विद रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष बताया जाए। तो आप जो स्थिति बताओगे, पोजीशन बताओगे, वो हमेशा किसके सापेक्ष बताओगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ये कौन है, ये है समथिंग अबाउट विच, जिसके सापेक्ष मोशन इज स्टडीड, ऐसा अपन कह सकते हैं बच्चों, जिसके अबाउट मोशन को पढ़ा जाता है। जो सारा खेल देख रहा है, जो ये बोल रहा है गाड़ी भाग रही है, ये बोल रहा है गाड़ी 20 की स्पीड से भाग रही है, 40 की, 50 से, मतलब ये वो ऑब्जर्व है, ये वो ऑब्जर्वर है जो सारा खेल देख रहा है, जो मोशन को स्टडी कर रहा है। तो जिसके सापेक्ष अपन गति को पढ़ते हैं ना, क्या है, इसको ऐसे लिखो ना, मैं क्या लिखूं, जिसके सापेक्ष, ऐसा कहो आप बेटा, जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे अपन निर्देशांक बिंदु कहते हैं, या उसे अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो जो ये बोलेगा गाड़ी 100 से भाग रही है, 50 से भाग रही है, जो ये बोलेगा गाड़ी रुक गई, चल गई, जो सारा खेल देख रहा है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज निर्देशांक बिंदु। आप ये ऐसा नहीं, ये कोई पॉइंट भी हो सकता है, ये कोई आदमी भी हो सकता है ना, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो मोशन के बारे में बता रहा है। तो ये वो है जिसके अबाउट मोशन स्टडी करते हैं। और इसको बड़े प्रेम से कैसे दिखाते हैं आपको पता होगा, बड़े प्रेम से इसको दिखाते हैं। 3 अक्ष अपन जानते हैं, देयर आर 3 एक्सिस, इट इज सेट ऑफ 3 एक्सिस, 3 अक्षों का सेट होता है। इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं, और जेड एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इसको आप जानते हो ओरिजिन कहते हैं, या हिंदी में मैं लिख दूं इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, या ओरिजिन इंग्लिश में कह देते हैं, ओरिजिन। ओके, यहां से सारा कुछ अध्ययन किया जाता है। ये जो मैंने ये पॉइंट बनाया है ना बेटा, बिंदु बनाया है, यहीं से पोजीशन पढ़ी जाएगी, यहीं से सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो यहां से सारा काम होना है, यहां से मोशन स्टडी होगा, इसके सापेक्ष गति का अध्ययन होगा। तो ये है आपका निर्देशांक बिंदु या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके सेट ऑफ 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं। ओके, 3 अक्ष होते हैं, है ना, इसको अपन कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहो तो आप यहाँ पे एक आदमी बिठा सकते हो इस मूल बिंदु पे, उसको भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, क्या दिक्कत है। इस पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, इस इंसान को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, उसको निर्देशांक बिंदु बोल सकते हैं ना सर। ये सर, ये इसके अबाउट मोशन को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, जिसके अबाउट गति को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, वो कहलाता है निर्देशांक बिंदु, जिसके 3 एक्सिस होते हैं। और साथ में इस आदमी को क्या पकड़ा दो आप, साथ में इस आदमी को पकड़ा दो आप, क्या, एक क्लॉक पकड़ा दो, एक घड़ी पकड़ा दो। क्योंकि आपको पता है ना जी, घड़ी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना जी, घड़ी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस आदमी के हाथ में क्या दे दो बेटा, एक घड़ी दे दो आप, घड़ी।
घड़ी पकड़ के एक आदमी को यहाँ बैठा दो, वही होगा, क्योंकि टाइम तो नोट करना पड़ेगा ना बेटा। गति के अध्ययन के लिए समय तो देखना पड़ेगा ना, कितने समय में वो कहाँ पहुंच गया। ओके ना, तो इसको घड़ी और पकड़ा दो, ठीक है, खत्म। ये है, बहुत सिंपल सी बात है। उसको अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है जी, डन है सर, ओके सर, पक्का, चमका, ऑल बढ़िया, सब बढ़िया। मैं एक चीज का वादा करके जा रहा हूँ, पूरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म छान के मार के आ जाना बेटा। जो आसान, जो सटीक और जो ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट यहां देके जाऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जुड़ जाओ बस, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जो ये चाहता है कि इस बार उसको लैब असिस्टेंट का जॉब लेना है, उनको इन्फॉर्म कर दो भाई, यूट्यूब पे ब्लास्ट आ गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, एक बहुत आसान, वेल ऑर्गेनाइज्ड और सटीक कंटेंट के साथ। आगे चलूं मैं, आगे चलो, बड़े प्यार प्रेम से नोट्स बनाते रहना बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं चलूंगा फिर आगे। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके सर, ले लिया जी, चलते हैं जी। अब ये पढ़ने के बाद हमें मोशन को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, किसी वस्तु की स्थिति, ये पता होगा तभी तो पता चलेगा वो चल रही है या वो रुकी हुई है या वो क्या कर रही है। पहले जान तो लो वो कहां पे है, पहले जान तो लो वो कहां पे है। चलो जानते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वस्तु की स्थिति से हम क्या समझते हैं? तो पोजीशन क्या होती है, देखो, अभी अभी हमने हमने यानी हमने, आपने और मैंने मिलके, है ना, अभी अभी हमने यानी आपने और मैंने मिलके एक लाइट सा कलर और ढूंढो, मिल जाएगा तो कोई। चलो ये देखते हैं, ये ट्राई करते हैं। अभी अभी हमने यानी मैंने और आपने मिलके एक चीज पढ़ी, वो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देशांक बिंदु। यहाँ एक आदमी को बिठा दो, उसके हाथ में घड़ी दे दो, वो सब कुछ देखेगा। ओके, तो ये तो आपका क्या है, ये तो आपका वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो नाम दे दिया मैंने। और यहाँ कहीं किसी जगह पे मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, यानी कि आपकी कोई वस्तु है यहां पर, तो इसकी पोजीशन यानी कि इसकी स्थिति इसके सापेक्ष बतानी है, इसके विद रिस्पेक्ट टू में बतानी है कि इसके लिए ये कहां पे है। बड़ा सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है सर। क्या है कि एक काम कीजिए, बोलो सर क्या काम करना है, रेडी हैं हम तो। आप इसको, जिसके सापेक्ष गति को पढ़ना है और वस्तु, दोनों को एक लाइन से मिला दो, सीधी लाइन से, सरल रेखा से मिला दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, मिलाओ। लो सर, ये मिला दिया, बस। तो यहां से दूरी पता लग गई आपको कि यहां से ये कितना दूर है। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। फिर क्या करो भैया, आप इसकी स्थिति इसके सापेक्ष निकालना चाह रहे हो, आप इसकी पोजीशन इसके विद रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो क्या कर दो भैया, यहां लगा दो एक एरो। एरो लगाते ही आप जानते हो, एरो लगाते ही थोड़ा बहुत आपको पता होगा, एक सीधी रेखा के अगर मैं एरो लगा दूं, स्ट्रेट लाइन के मैं अगर एरो लगा दूं, है ना, एक सरल रेखा के अगर मैं एरो लगा दूं, तो वो क्या बन जाता है, वो वेक्टर बन जाता है प्यारे बच्चों। उसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सदिश कहते हैं। बहुत बेसिक सी बात है ना, सदिश कहते हैं। हमारे फिजिक्स में, हमारे भौतिक विज्ञान में क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर, ये वही वेक्टर है बेटा। दो प्रकार की क्या होती हैं, राशियां होती हैं, सदिश और अदिश, ये वही सदिश है बेटा। तो आपने एक सदिश बना दिया, कहां से चले, ऑब्जर्वर से, कहां गए, ऑब्जेक्ट, और एक सीधी रेखा से, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, ये एक वेक्टर बन गया। इस वेक्टर का नाम दे लीजिए आर वेक्टर, ऐसे दिखाते हैं वेक्टर का नाम। कोई एबीसीडी का छोटा लेटर ले लो, बड़ा लेटर आपकी मर्जी है, ऊपर एक छोटा सा ये एरो शेप में बना दो, ये वेक्टर बन गया आर वेक्टर, आर सदिश। और ये जो आपका आर सदिश है, ये जो आपका आर सदिश है, एक सेकंड मेरे को समझ लीजिए बेटा थोड़ा सा, ये जो आपका वेक्टर है, ये जो आपका सदिश है, इसी आ वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। किसका? ऑफ
ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि वस्तु का, यानी कि वस्तु का स्थिति सदिश इसे कहा जाता है। दिखाएं कैसे सर? तीन अक्ष आपने बोले, एक्स एक्स, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर इस निर्देशांक बिंदु में, अगर इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आप कोई चीज की लोकेशन बता रहे हो, जगह बता रहे हो कहाँ पे है, तो यहाँ आपको तीन अक्ष लगेंगे। एक्स में कुछ वैल्यू होगा इसका, वाई में कुछ वैल्यू होगा इसका, जेड में कुछ वैल्यू होगा इसका, कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे। इस जगह का एक्स निर्देशांक क्या है, एक्स, वाई क्या है निर्देशांक, वाई, जेड क्या है आपका निर्देशांक, जेड। बहुत सिंपल बात है बेटा, 9th-10th का बच्चा भी जानता है कि अगर 3D के अंदर, अगर 3D के अंदर अगर त्रिविमीय गति पढ़नी है तो आपको तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तीन निर्देशांक चाहिए होंगे, एक्स, वाई और जेड। तो ये वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, जिसको आप पोजीशन वेक्टर कह रहे हो, स्थिति सदिश कह रहे हो? एक्स लिखा जाएगा, उसके साथ आई कैप लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा, उसके साथ जे कैप लिखा जाएगा, जेड लिखा जाएगा, उसके साथ के कैप लिखा जाएगा। सर ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सर आपने क्या लिख दिए? आई के सर पे टोपी, जे के सर पे टोपी, के सर पे टोपी, सबको टोपी पहना दी टोपी, लो जी टोपी। क्या है ये सर? आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, यानी कि एकांक सदिश है, एकांक सदिश है एक्स के अलोंग। जे कैप क्या है? सेम चीज है, यूनिट वेक्टर है ये भी बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई है, यानी कि क्या है, वाई की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। और प्यारे बच्चों के कैप क्या है? सेम चीज है, क्या है, यूनिट वेक्टर ही है प्यारे बच्चों। किधर है? अलोंग, कौन बेटा जी? जेड एक्सिस, यानी कि ये भी क्या है, ये भी एकांक सदिश ही तो है। एक्स वाली दिशा में एकांक सदिश कौन है? आई कैप। कौन है यूनिट वेक्टर? आई कैप। वाई वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है? एकांक सदिश कौन है? जे कैप। जेड वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है? एकांक सदिश कौन है? के कैप। इसलिए एक्स का निर्देशांक बिंदु साथ में एकांक सदिश, वाई का निर्देशांक बिंदु जे कैप, जेड का निर्देशांक वैल्यू के कैप, यानी ये हो गया पोजीशन वेक्टर। बेटा जी ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। वस्तु का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? निर्देशांक बिंदु के सापेक्ष। इसे कहते हैं पोजीशन। ऐसे निकालते हैं किसी की पोजीशन। एग्जाम्पल दे दूं क्या? ले सर, छोटा सा एग्जाम्पल ले ही लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, लेट अस सपोज ये आपका एक क्या है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। निर्देशांक बिंदु है, निर्देशांक तंत्र बोल लीजिए, निर्देशांक तंत्र है, ये एक निर्देशांक तंत्र है, निर्देशांक तंत्र है। यहाँ पे इसका मूल बिंदु है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, इसके निर्देशांक बिंदु जो है एक्स, वाई और जेड वाले, जो तीन वैल्यूज हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट की, वो है 2, 3, 4। तो इसका ये जो वेक्टर बनेगा, अब आप मुझे बता सकते हो ये जो आर वेक्टर बनेगा ये कैसे लिखा जाएगा? सर सिंपल बता देंगे सर, बहुत सिंपल है। क्या आएगा सर? एक्स का कौन है? 2 है, उसके साथ लगाएंगे सर एकांक सदिश आई कैप। सर वाई का कौन है? 3 है, साथ लगाएंगे एकांक सदिश जे कैप। जेड का कौन है? 4 है, साथ लगाएंगे एकांक सदिश के कैप। बन गया जी इसका पोजीशन वेक्टर। काहे टेंशन ले रहे हो सर? ये इसकी पोजीशन है फिलहाल, जो मैंने वेक्टर से दिखाई है, सदिश से दिखाई है। और एक चीज और ले सकते हो, ले लो ना आप, क्या दिक्कत है? लो जी, लो जी एक्स। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट लेके आता हूँ। क्या चेंजमेंट लेके आता हूँ सुनना। जैसे मैंने ये कहा कि ये एक लाइन है एक्स वाली, और यहाँ कोई वस्तु बैठी हुई है, कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 1 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, ये 1 1 1 पे बैठा हुआ है, ये इसका मूल बिंदु है। लिखो जी। सर क्यों नहीं लिख पाएंगे? हम लिख पाएंगे ना सर, आसानी से लिख पाएंगे।
तो लिखो ना बेटा, लिख पाओगे तो लिखो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक सेकंड इंतज़ार कीजिए बेटा थोड़ा सा। लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, आर वेक्टर, थोड़ा सा आर वेक्टर लिखे क्या, लिखो। देखो एक्स है, एक्स का 1 है, यहाँ लगा दिया आपने आई कैप, लेकिन वाई और जेड है नहीं ना बेटा। ये 1D है, 1 डायमेंशन है, सरल रेखा है, कहाँ से लाऊं वाई और जेड में। ये तो कहाँ है, इसका मात्र एक ही निर्देशांक है, वो है एक्स वाला 1। तो अगर नहीं है वाई और जेड तो जीरो लगा दो ना जे कैप के आगे, जीरो लगा दो ना के कैप के आगे। तो इसका सिंपल वेक्टर बोलो क्या बन गया, आई कैप, दैट्स इट। दो होता तो क्या करते, लेट सपोज ऐसा है, दो ही हैं, एक्स है वाई है, ये कोई बिंदु है 1 और 2, तो सर कोई बात नहीं, हम दो का लिख देंगे सर। एक्स कौन है 1, साथ में एकांक सदिश, वाई कौन है 2, साथ में एकांक सदिश, जेड नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जीरो लिख दो बेटा आप। लो जी, तो क्या आ गया जी, ये आ गया आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसे लिख दिया पोजिशन वेक्टर। यहां भी मूल बिंदु यहां रख दो आप ओ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया। और उसको ठीक करना, किसको ठीक करना, जो मैंने ये बोला था, इसको निर्देशांक तंत्र भी आप कह सकते हो ना, इस चीज को आप निर्देशांक तंत्र भी बोल सकते हो भैया जी। लंबा चौड़ा होगा जाएगा, इसलिए दोबारा लिख देता हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देशांक तंत्र, तंत्र, बस आगे आ जाए, वापस से आ जाओ। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिए, उदाहरण दिए कि किसी भी वस्तु का स्थिति सदिश लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। इफ यू हैव टू राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ऐसा लिख देना। अब आपको ये निकालना आ गया ना कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली कहाँ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है उसकी स्थिति, इस सदिश से आप लिख दोगे ऐसे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है ना, ऑल ओके सर, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार प्रेम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सीखते जाओ, आगे चलो। तो दो चीज मैंने आपको सिखा दी, फटाफट से रिवीजन मारेंगे मेरे साथ। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, निर्देशांक तंत्र क्या होता है, क्या काम आता है। दूसरा हमने सिखाया किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे दिखाओगे, उसकी स्थिति कैसे दिखाओगे, गति पढ़नी है तो स्थिति दिखानी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो वो ऐसे दिखाते हैं, जो आपका निर्देशांक तंत्र है उसके मूल बिंदु से एक सीधी रेखा खींचिए और किससे मिलाइए, वस्तु से मिलाइए बेटा, उसका जो एक सदिश बना लीजिए, उसको बोलेंगे हम स्थिति सदिश, और लिखेंगे ऐसे, इस निर्देशांक तंत्र में 3 अक्ष हैं तो तीनों का कुछ बिंदु आएगा वो लिखेंगे, उसके आगे आई कैप जे कैप के कैप लगाएंगे और क्या बन जाएगा, बन जाएगा स्थिति सदिश, बन जाएगा पोजीशन वेक्टर प्यारे बच्चों। ओके चलो, एग्जाम्पल दिए, देख लेना कैसे बनाते हैं। ओके, तीनों है तो तीनों लिख देना, एक है तो एक लिख देना, बाकी दो जीरो कर देना, दो है तो दो लिख देना, तीसरा जीरो कर देना। ओके सर, अब सर फाइनली बताओ हमें क्या कि मोशन किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम तो आप वही चला रहे हो, गति। तो आप लगाओ थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी हेल्प करो, मदद करो मेरी भाई, इतना सिखा दिया। कब होगा मोशन, जब मेरी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अभी मैं यहां खड़ा हूं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैं यहां चला गया, मेरी तो पोजीशन चेंज हुई है, मेरी स्थिति बदली है, यानी मैंने गति की है। तो सिंपल सी बात है, क्या कहोगे आप बड़े प्यार से इसको बोलोगे, चेंज अगर होता है इन पोजीशन दो लोगों के विद रिस्पेक्ट टू में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू कोई ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप कहते हैं कि मोशन हुआ है कि नहीं। क्या 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 स्थिति सदिश में, स्थिति में
दो लोगों के सापेक्ष समय और निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष बदलाव। भैया क्या क्या बदलाव। यहां मुझे की स्थिति थोड़ी सी नाजुक लग रही है और मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सुनिए, किसमें? स्थिति में समय और निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष बदलाव यहीं लिख लेते हैं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। ओके बेटा, यही है। अगर आपका पोजीशन टाइम और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो आप गतिशील हैं, आप मोशन में हैं। अगर वो नहीं चेंज हो रहा है तो आप रेस्ट पे हैं, सिंपल सी बात है। देन यू आर एट रेस्ट। यानी क्या? यानी क्या? सारा काम तो बिल्कुल हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट ही करेंगे, ऑब्जर्वर के अबाउट ही करेंगे, निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष ही करेंगे। ओके, एक वस्तु, हाँ जी बोलो कौन वस्तु? एक वस्तु पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई। टाइम t बराबर 0 पे यहाँ थी, टाइम t पे यहाँ आ गई। समय 0 पे यहाँ थी, समय t पे यहाँ आ गई। यानी कि इसकी स्थिति बदली है, यानी कि इसका पोजीशन चेंज हुआ है, यानी कि इसने मोशन किया है। सिंपल सी बात है बेटा। तो इसका बना दो ना सदिश। क्या सर ने आपको सदिश बनाना सिखाया? यस सर। तो बनाओ ना प्यारे बच्चों, इसको इससे ज्वाइन कर दो, एक सदिश ये बना, इसको इससे मिला दो, एक सदिश ये बना। दो वेक्टर मैंने बना दिए। ये इसका पहला वाला वेक्टर r1 वेक्टर नाम दे दो, r1 सदिश बोल दो। दूसरा वाला वेक्टर क्या दे दो? r2 वेक्टर नाम दे दो, r2 सदिश नाम दे दो। यानी कि देखो आपका पोजीशन वेक्टर बदला है, मतलब कि आपका जो स्थिति सदिश है वो बदला है। यानी कि ये बॉडी क्या की है? मोशन की है। बदला है तो भाई क्या हुआ होगा? बदला है तो जो इसके तीन निर्देशांक हैं, जो इसके तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड है, वो चेंज हुए हैं। सिंपल सी बात है बेटा। यानी कि क्या? जिस क्या जिस जिस स्थिति सदिश आर वेक्टर को आप, क्या हो रहा है भैया? जिस स्थिति सदिश आर वेक्टर को आप ऐसे लिखा करते थे, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ऐसे मत देखो ये क्या लिख दिया, पढ़ाया है सर ने अभी पिछले वाली स्लाइड में। स्थिति सदिश लिखा है मैंने, ये इसके तीन निर्देशांक हैं, तीन एक्सिस की वैल्यूज हैं एक्स वाई और जेड। यानी कि ये जो आर वेक्टर है तुम्हारा, अगर ये समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज। तो गणित में कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं ना कि अगर आर वेक्टर क्या बन जाए? फंक्शन बन जाए किसका? टाइम का। यानी कि स्थिति सदिश समय का फलन हो जाए, समय का फलन बन जाए, फंक्शन यानी फलन। अगर आपका आर टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज। तो ऐसे दिखाते हैं मैथ में कि तुम्हारा आर वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम बन जाए, स्थिति सदिश समय का फलन बन जाए, तो मतलब कि आपकी आर चेंज हो रही है, तो आपकी बॉडी किस में है? मोशन में है। तो आपका वस्तु गतिशील है। और अगर ये आर वेक्टर अगर तुम्हारा क्या रहे? कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, ना बदले, तो आपकी बॉडी किस में है? रेस्ट में है, रेस्ट में। यानी कि आपकी बॉडी किस में है? स्थिर अवस्था में है भैया। मानी बात आपने? सारा गेम पोजीशन वेक्टर का है बेटा। यहां देखो पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है समय के साथ, टाइम के साथ। तो बॉडी ने क्या किया है? मोशन किया। बॉडी कहां से कहां आई? ये इसकी इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, ये इसकी फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। तो ये है ना, यहां से यहां आई है। पाथ मुझे नहीं पता, बट बॉडी यहां से यहां आई है। गेम इसी का है, सारा गेम इसी का है प्यारे बच्चों, कि आर अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, समय का फलन है अगर आपका स्थिति सदिश,
तो आपकी बॉडी गतिशील है, यानी कि आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है प्यारे बच्चों। और अगर नहीं है प्यारे बच्चों, ये कांस्टेंट है, स्थिर है, तो स्थिर अवस्था में है आपकी बॉडी, नहीं चली, आपकी वस्तु नहीं चली, नहीं चली, गतिशील नहीं है। अब आर किससे बनता है, एक्स वाई और जेड से। तो आप ऐसा क्यों बोलो ना आप कि एक्स भी फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्स निर्देशांक भी समय का फलन है, वाई निर्देशांक भी समय का फलन है, जेड निर्देशांक भी समय का फलन है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तीनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं कौन सा मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन, यानी त्रिविमीय गति। अरे सर देखो ना बेटा, तीनों के तीनों निर्देशांक, तीनों के तीनों अक्ष, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज। इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल मोशन है, ये त्रिविमीय गति है। जैसे आसमान में पतंग का उड़ना, द फ्लाई ऑफ काइट इन स्काई, जैसे आसमान में पक्षी का उड़ना, कभी इधर कभी उधर, जैसे आपके बर्ड फ्लाई करते हैं इन स्काई, ये त्रिविमीय गति है, ये 3 डायमेंशनल मोशन ही तो है। और पढ़ रहे हो ना साथ साथ, तो इसको हटा दूं, हमें कुछ और आदत हो रखी है, इसको हटा दूं और इन्हीं पे अटके रहना। अगर तीनों समय के साथ चेंज हो रहे हैं, टाइम है, टाइम का फंक्शन है, तीनों के तीनों एक्सिस अक्ष, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन है, 3D मोशन है, त्रिविमीय गति है। नहीं तो अरे भैया नहीं तो कहाँ है, नहीं तो भैया, नहीं तो सुनो, नहीं तो अगर कोई दो, क्या है फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स फंक्शन ऑफ टाइम है, वाई फंक्शन ऑफ टाइम है, लेकिन जेड फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। जेड क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, स्थिर है, वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। तो कोई दो निर्देशांक समय के साथ बदल रहे हैं, तो उसे तुम क्या कहोगे प्यारे बच्चों, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। यानी कि प्यारे बच्चों क्या बोलोगे इसको बोलोगे प्यारे बच्चों क्या, द्विविमीय। द्विविमीय कहाँ द्विविमीय बेटा, द्विविमीय गति। क्या हुआ, बड़ी आसान सी बात है। और मेरे भाई अगर कोई एक अकेला फंक्शन ऑफ टाइम है इन तीनों में से, और इसके बाकी जो दोस्त हैं दोनों, वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं, यानी कि वो क्या है, स्थिर हैं, यानी कि वो क्या है प्यारे बच्चों, स्थिर हैं। बाकी दो निर्देशांक बिंदु स्थिर हैं, सिर्फ एक बदल रहा है, तो उसे जो हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, 1D मोशन, एक विमीय गति आप बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक विमीय गति, या सरल रेखीय गति भी कह देते हैं कभी कभी, सरल रेखीय गति भी कह देते हैं कभी कभी। बोलो यार, कोई समस्या है क्या यार? आपको पता है ना प्यारे बच्चों कि किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए, टू टेल द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वी नीड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। हमें 3 अक्षों की आवश्यकता है, एक्स वाई और जेड। अगर सारे के सारे समय के साथ बदल रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, 3D मोशन, त्रिविमीय गति। कोई दो हो रहे हैं, 2D मोशन, द्विविमीय गति। कोई एक हो रहा है, 1D मोशन है, क्या, सरल रेखीय गति या एक विमीय गति। यहीं से टाइप कर दिया, मतलब गेम तो इसी का रहा ना सारा। यार आप भूल जाते हो, सारा गेम तो इसी पोजीशन वेक्टर का हुआ ना यार, बोलो। सारा गेम तो इसी पोजीशन वेक्टर का हुआ ना, स्थिति सदिश का हुआ ना, सारा गेम तो यही चलाएगा। पहले ये तो पता करो। अब लोग आ गए, पढ़ाने लगे, पता नहीं क्या क्या बकवास, कितनी परिभाषाएं लिखा रहे हैं, कुछ नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाऊंगा, और कंटेंट वो पढ़ा के जाऊंगा जहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल या सीधे सीधे क्वेश्चन दिखेंगे, मजा आएगा पढ़ के।
क्लास खत्म करके बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार संतुष्टि है, अंदर आत्मा प्रसन्न होगी कि हाँ कुछ सीखे हैं आज। तो ये बात समझ में आ गई ना। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। मोशन कब बोलेंगे? जब स्थिति सदिश समय का फलन होगा, जब पोजीशन वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम होगा, समय के साथ बदलेगा, तभी तो हम बोलेंगे गतिशील है, मोशन में है। अगर मेरी स्थिति बदल ही नहीं रही तो मैं क्यों बोलूंगा मैं गतिशील हूं भाई? ओके क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बोलो बोलो मजा आ गया, बोलो एक साथ बोलो मजा आ गया सर। आ गया मजा। क्वेश्चन करा के जाऊंगा, देखना इनसे, तुम देखना किस सर ने पढ़ाया वो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। सुनिए, इतनी बात जानने के बाद भैया मेरे आइए, और दो चीजें सिखाऊंगा, उनमें अंतर समझिए। 5 क्वांटिटी, 5 राशियां हमें पढ़नी है इस गति के अंदर, मोशन के अंदर, जो कि है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ये क्या बोल गए? दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। ये 5 राशियां पढ़ेंगे, समझेंगे ये होती क्या है, और इनको कनेक्ट कर देंगे तो गति खत्म हो जाएगी बस। इतना काहे टेंशन ले रहे हो? बेकार चीज नहीं है। पहले 2 पढ़िए। कौन कौन पढ़िए? पहले 2 पढ़िए। डिस्टेंस कहते हैं इसको, हिंदी में इसको दूरी कहते हैं। और इसके साथ साथ पैरेलल में पढ़िए। यहां तो कुछ बोर्ड में मिस्टेक है भैया, यहां से बोर्ड खराब कर रखा है बच्चों ने। इसके साथ साथ पढ़िए दूसरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कम करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा, तो मजा आएगा। करिए तुलना, करिए तुलना, मजा आएगा। सुनिए, आइए बेटा सुनिए, है क्या मामला भाई? आपने बोला एक वस्तु ने गति की, मतलब एक बॉडी ने मोशन किया। मोशन किया तो उसकी 2 होंगी क्या? एक इनिशियल पोजीशन होगी, एक कहीं क्या होगी, फाइनल पोजीशन होगी। क्या लिख रहा हूं? यानी ये क्या है? इनिशियल पोजीशन, यानी कि क्या है? प्रारंभिक स्थिति। समझ जाना बेटा ये क्या लिखा है मैंने, ओके। और ये क्या है? फाइनल पोजीशन, यानी कि अंतिम स्थिति, ओके। तो यहां से यहां वो गई, स्थिति बदली, गति हुई, मोशन हुआ, बिकॉज देर इज चेंज इन पोजीशन। मान लो उसका रास्ता ये है, क्या है? वो इस रास्ते से यहां होके ऐसे पहुंची है, ये उसका पथ है, ये उसका पाथ है, एक्चुअल पाथ है। तो इस पाथ की जो लंबाई है, इस पथ की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ दिस पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना? क्या है ये डिस्टेंस? क्या होता है बेटा? क्या है? इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी वास्तविक, यानी वास्तविक पथ की लंबाई कहलाती है दूरी। तो फिर सर वो कौन है? नाम तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं सर हमें, तो वो कौन है? सुनो कौन है? ये इसका वास्तविक पथ है। बट वो भाई साहब कहता है मुझे वास्तविक पथ से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक्चुअल पाथ से कुछ लेना देना नहीं है उसको। वो कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टेस्ट पाथ। ये वाला आ जाओ, इनिशियल को फाइनल को सीधी रेखा से मिला दो, स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे तो ये जो निकल के आएगा ना, ये निकल के आएगा शॉर्टेस्ट पाथ। और इसकी जो लंबाई है ना बेटा, वो विस्थापन होता है। क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ प्यारे बच्चों, न्यूनतम पथ
की लंबाई विस्थापन कहलाती है। समझ में आया? ये है वास्तविक पथ की लंबाई, वो है न्यूनतम पथ की लंबाई, वो है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये है एक्चुअल पाथ लेंथ। लेकिन ये स्केलर होती है, यानी अदिश होती है, और वो वेक्टर होती है प्यारे बच्चों, यानी कि सदिश होती है। डायरेक्शन वाला खेल है, वहां पे दिशा है उसके पास, इसके पास नहीं है। तो सदिश कैसे बनाओगे बेटा? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ एक क्या लगा दोगे? एरो लगा दोगे, तीर लगा दोगे, ये सदिश बन गया। ये कौन सा है आपका? विस्थापन सदिश। या फिर इधर आ जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो, कैसे दिखाते हैं विस्थापन सदिश को। अगर ये तुम्हारा निर्देशांक तंत्र है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अगर ये इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति है, ये फाइनल पोजीशन है, अंतिम स्थिति है, तो यहाँ बनेगा इसका एक सदिश, स्थिति सदिश, यहाँ बनेगा इसका एक सदिश, स्थिति सदिश। इसको नाम दिया आपने R1 सदिश, इसको दिया R2 सदिश, R2 वेक्टर, R1 वेक्टर। तो ये देखो जी, इनिशियल पोजीशन को किससे मिला दो? फाइनल पोजीशन से, स्ट्रेट लाइन से। कलर चेंज कर लो ताकि डिफरेंस दिखे। ये मिला दिया जी, यहाँ लगा दो एरो जी, इनिशियल से फाइनल की तरफ लगा दिया मैंने एरो जी। ये वेक्टर बना, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। और कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल सदिश, इनिशियल सदिश, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बेटा ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। कैसे निकलता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम स्थिति सदिश माइनस, घटा दो क्या? प्रारंभिक स्थिति सदिश घटा दो अंतिम में से, क्या आ जाएगा? विस्थापन सदिश आपका आ जाएगा जी। कोई दिक्कत नहीं, ये आदेश है। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है डायरेक्शन की, दिशा का महत्व नहीं है यहाँ पे, वहां है ऐसे निकालते हैं। कौन सी बड़ी बात है यार? यस और नो? पक्का आ गया ना? श्योर हो ना? चलो आगे कुछ और अंतर पढ़ लो। क्या देखो, अगर ये वास्तविक पथ है और ये आपका क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन का नाम दे रहे हो, तो ये तो सबसे छोटा हो गया ना, इससे छोटा और क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं ना क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है, चलो उससे पहले एक बात और सुन लो। अबे भाई सारा गेम बिगाड़ दिया। स्केलर अदिश, ओके, उससे पहले एक बात सुन लो। ये चूंकि ये अदिश है, ये सदिश है, ये स्केलर, ये वेक्टर है, तो ये है ना, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होती। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, जीरो भी नहीं होती है। नेवर जीरो और नेगेटिव, शून्य भी नहीं होती, और क्या बेटा जी? ऋणात्मक नहीं होती। भाई अगर तुम चले, गति की, मोशन किया, तो डिस्टेंस तो आएगा। जीरो कैसे हो जाएगा भैया? जीरो का मतलब है आप चले ही नहीं, रेस्ट पे हो, स्थिर अवस्था में हो, तो जीरो नहीं हो सकता। तो चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो नेगेटिव भी नहीं, उसका मीनिंग नहीं है नेगेटिव का, तो हमेशा पॉजिटिव है। पर ये वाला जो मामला है ना, ये वाला, इट कैन बी प्यारे बच्चों पॉजिटिव भी, इट कैन बी प्यारे बच्चों नेगेटिव भी, और जीरो भी। बेटा ये जो है ना, ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य हो सकता है। कैसे सर, समझाओ ना, समझ लो यार। एक वस्तु अगर मान लो इधर गई, यहां से यहां गई, तो इसका विस्थापन आपने बोल दिया 2 मीटर। तो वहीं पर अगर एक वस्तु उल्टी दिशा में जाए, ठीक उतना ही जाए, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, उल्टी दिशा में जाए, तो उसको आप -2 मीटर कह सकते हो। देखो धनात्मक और ऋणात्मक हो गया।
धनात्मक ऋणात्मक नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन का खेल है वेक्टर के अंदर, सदिश के अंदर। अगर ये वेक्टर +5 है तो ये क्या होगा -5। खेल सिर्फ डायरेक्शन का है, वहां पे प्लस और माइनस लग जाता है। और जीरो कब होता है सर? शून्य। शून्य की और सुन लो, अगर एक बॉडी घूम फिर के वापस यहीं आ गई, जहां से चली थी वापस लौट के वहीं आ गई, तो ऐसे में जो इसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो क्या आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। मैं कुछ चीज ढूंढ रहा हूं, रुक जाओ आप एक बार। शून्य आएगा, शून्य शून्य शून्य। इधर ना हो जाता ये, शिफ्ट की ढूंढ रहा हूँ, शिफ्ट की। मैं शिफ्ट होता है क्या? रोम यानी चेक करो, होता है क्या रोम? हाँ, वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा मजा मजा। थैंक यू। आओ, तो ये क्या है बेटा? यहीं से चली और लौट के यहीं आ गई। इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में राउंड ट्रिप, गोलाकार यात्रा। क्या बोलते हैं? गोलाकार यात्रा जब होती है, राउंड ट्रिप जब होती है, जहां से चले थे सारे दिन, हांडे घूमे फिरे नाचे गाए और फिर वापस वहीं आ गए, ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है? शून्य। ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है किसका? शून्य विस्थापन का उदाहरण है ये। किसका है ये? जीरो डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तीनों बता दिए मैंने, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ये तीनों होता है। बट ये नहीं होता बेटा, है ना। और एक मैंने क्या बोला था, जब आपने विस्थापन को बोल दिया न्यूनतम पथ की लंबाई, तो इससे छोटा और क्या हो सकता है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं ऐसे कह सकता हूं ना, जो डिस्टेंस है वो, या तो देखो यहां देखो आप, डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा है? दूरी बड़ा है या विस्थापन बड़ा है? दूरी दिख रही है मुझे। और अगर वास्तविक पथ ही कैसा हो, सीधा हो, भाई एक्चुअल पाथ ही अगर स्ट्रेट हो तो दोनों सेम ही आएंगी। तो डिस्टेंस या तो बड़ी मिलेगी आपको या बराबर मिल सकती है। डिस्टेंस छोटी नहीं हो सकती। किससे? डिस्प्लेसमेंट से प्यारे बच्चों। यहां से क्वेश्चन बनता है, रेशो का ही पूछ लेगा। इसको नीचे लेके जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, यहां आ जाएगा 1। इसको नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, यहां आएगा 1। यानी कि जो दूरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना बेटा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो विस्थापन के मोड से या तो बड़ी ही होती है या बराबर ही होती है प्यारे बच्चों। एंड ये डब्बा मैं बना देता हूं, इसको तुम नोट कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सवाल बन जाता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है प्यारे बच्चों। बोलो बोलो। ओके, यस सर। मजा आया क्या? आया सर। सर थोड़ा सा ना हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। तो थोड़ा सा हेल्प कर दो सर। क्या हेल्प कर दो? ऐसा कुछ पैटर्न कर दो कि सारा आ जाए हमारा ये, सारा आ जाए हमारा ये। ओहो, बहुत छुटवा गया रे ये तो। इतना छोटा नहीं होना भैया कि बिल से घुस जाओ कहीं पे। हाँ, ठीक ठाक रहो भैया। हमारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, इतने नखरे काहे दिखा रहे हो? रुक गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, प्यारा सा, प्यारा सा ले लीजिए। और इस प्यारे में मैं एक दो बात और लिखवा दूं, छुटवा कर देंगे, हल्का सा छुटवा कर देंगे। क्या लिखवा देता हूं मैं? किधर लिखवा देता हूं मैं? इधर आओ भैया, थोड़ा सा आ जाओ, उधर उधर लिखूंगा मैं, उधर लिखूंगा मैं। मजा आ गया, इसको घुमा घुमा के मजा आ रहा है। यूनिट जो है, यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई इकाई जो है, वो दोनों की क्या होती है? मीटर होती है। और सीजीएस इकाई जो है, यूनिट जो है सीजीएस, वो दोनों की सेंटीमीटर होती है। और डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि आयामी सूत्र, यानी कि विमीय सूत्र, जो आपको बोलना आप बोलिए, वो होता है m नहीं है 0, l नहीं है है। अरे भैया l है, L1। अरे भैया, अरे भैया, L1 और t नहीं है 0। ये इसका आयामी सूत्र है, वो भी आप उधर से नोट कर लोगे दोनों का।
बस परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर मान लो आप, बाकी चीजें दोनों एक ही हैं, बट अलग अलग सेंस दे रही हैं। दोनों लंबाई को ही दे रही हैं, लेंथ का ही मेजरमेंट कर रही हैं, लेकिन थोड़े से अलग अलग सेंस में। दोनों में डिफरेंस अच्छे से नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। कुछ ऐसी यहाँ पे हैं महत्वपूर्ण चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। डब्बा मैंने बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव पॉजिटिव इंपॉर्टेंट, सदिश अदिश इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चले जी, इनके दो दोस्तों को समझें। आप ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, मैं चेक करता हूँ कहीं अपनी क्लास बड़ी लंबी तो नहीं खींची जा रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में आपको क्या दूं, चीजें दूं, छोटे 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 पार्ट्स में चीजें मिले आपको। कहाँ से दिखाता है भैया कि कितना लंबा खिंच गया है क्लास। ओ माय गॉड, काफी लंबा खिंच गया है। चलो, ये एक बेसिक क्लास है। कल इसके तीन दोस्त और पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी कि दूरी नहीं, चाल, वेग और त्वरण। और फिर करवाएंगे आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स। ओके ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक खुश रहेंगे प्यारे बच्चे, आबाद रहेंगे प्यारे बच्चे, जिंदाबाद रहेंगे प्यारे बच्चे, मेहनत करेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो दबा के वीडियो पे लाइक मार दो, कमेंट सेक्शन में आके दबा के फीडबैक दे के जाओ। और अगर ये चाहते हो कि सर ये सीरीज कंटिन्यू करवाओ सर, हमें मज़ा आ जाएगा सर, तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास भेज दो, वीडियो को शेयर कर दो, और उनको बताओ कि एक बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन कंटेंट के साथ विजय सर फिजिक्स लेके आ चुके हैं। केमिस्ट्री बायो भी बहुत जल्द आ जाएगी, तैयार रहो। ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।